बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र जी। धन्यवाद अभिषेक जी। और चूँकि आत्मनिर्भर बिहार की हम बात कर रहे हैं, पूर्णिया में बैठे हैं इस वक्त, और इत्तेफाक से आपने जो अपनी सेना का गठन किया है उसका नाम भी आत्मनिर्भर सेना। ये आत्मनिर्भर भारत के ही सपने से उसको भी आपने सपना बनाया है या फिर पहले से ही आत्मनिर्भर सेना के नाम से आप चाहते थे गठन करना? धन्यवाद अभिषेक जी। आत्मनिर्भर सेना हम लोगों ने मई 2020 में बनाया था और उस समय देश लॉकडाउन से गुजर रहा था। तभी देश के प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि भाई हम सबको आत्मनिर्भर होना है, तो उसी इनिशिएटिव को लेते हुए हम लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया है। और अपने मुख्य रूप से गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और बिहार, नॉर्थ बिहार में हम लोग अभी कार्यरत हैं और निरंतर रूप से काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो मुख्य उद्देश्य अगर आप बात करेंगे तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, युवाओं को ट्रेन करना है, क्योंकि युवा में हमारे यहाँ बहुत शक्ति है और युवा श्रम शक्ति भी है, तो उस पर हम निरंतर रूप से काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आप बात करेंगे आत्मनिर्भर सेना कोशिश है कि एक छोटा सा योगदान हम लोग देश के निर्माण में दे पाए, इसी उद्देश्य से इस सेना बनाया गया है। अच्छा, आत्मनिर्भर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये हिंद राइज क्या है? देखिए, हिंद राइज हमारी एनजीओ है जो बहुत पहले से कार्यरत है और सबसे पहले हम लोगों ने पाकिस्तानी हिंदू रिफ्यूजी के लिए काम करना शुरू किया था, जिसके बाद हमारे आंदोलन के बाद सीए भी आया और उस आंदोलन को आगे रखते हुए हम लोग कोविड-19 में सीतामढ़ी, नोएडा और बाकी जगहों पे बहुत सारा काम किया। मैन टू मैन कांटेक्ट किया, लोगों को मेडिसिन देना, और करीब करीब 10 से 12 हज़ार कोविड पेशेंट से तो मैं मिल चुका था पिछले 1.5-2 सालों में। और हिंद राइज जो टीम है हमारी, वो निरंतर रूप से जगह जगह जा कर के काम करती रही है। और साथ में अब हम लोग कई सारे लोकेशंस पे जो हंगर है, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको खाना नहीं मिलता है, तो उनको भी खाना देने का काम कर रहे हैं, जो सीतामढ़ी में और नोएडा में और कई सारी जगहों पे हम लोग कम्युनिटी स्पॉन्सर करके चलाते हैं। अच्छा लगता है कि जब हम आत्मनिर्भर बिहार की बात कर रहे हों और उस वक्त हम ऐसे लोगों से भी मिलते हों जो लोगों की सेवा के लिए आगे आते हैं, लेकिन फिर भी बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लगता है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से, सीए हैं, और तमाम लोगों के इनकम टैक्स वगैरह का पूरा ब्यौरा आपके पास होता है, आप देख करते हैं, तो साथ ही साथ आप अपने इनकम पर भी फोकस कर सकते थे, लेकिन आपने उससे इतर ये सामाजिक क्षेत्र को कैसे चुन लिया? देखिए, मैं बहुत सामान्य परिवार से आता हूँ और मेरा सीतामढ़ी में एक रूनी सैदपुर ब्लॉक है, वहाँ वलीपुर सरच्चिया से बिलोंग करता हूँ। तो पढ़ाई भी हमने खुद कमा के किया है, 1-1 हज़ार रुपये महीने कमाते थे, पैदल चलते थे, फिर सीए पास किया है। तो संघर्ष देखा है, पैसे की वैल्यू समझ में आती है कि लोग कैसे जी रहे हैं। और ख़ास करके जब आप बिहार से, हम लोगों ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी है, सरकारी स्कूल से निकल के सीए और सीएस बनना, फिर आगे का सफ़र तय करना, और बहुत ही कम एज में मैं 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज पे पहुंच चुका था। उसके बाद अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया, फिर इंडस्ट्री स्टार्ट करी। आज 5 से ज़्यादा बिजनेस है हमारे। और निश्चित तौर पर जब आप बिहार के हैं और बिहार के बाहर जाके काम करते हैं और कुछ गेन करते हैं, तो आपका काम है कि आप वापस आएँ। और कोरोना में निश्चित तौर पर हम सबको व्यापार से बिल्कुल कन्वर्ट करके एक सोशल एक्टिविस्ट बना दिया है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं और अपॉर्चुनिटी भी है, तो उसी को लेते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने वो समय देखा है जब स्कूल में हमारा स्कूल बिल्कुल टूटा हुआ करता था, बैठने की जगह नहीं होती थी, तो वैसे स्कूल से मैंने पढ़ाई करी है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ स्कूल बन गया है, हॉस्पिटल बन गया है, तो ये एक बहुत बड़ा विकास का माहौल जो हुआ है। पहले सड़क नहीं हुआ करती थी, पिछले 15 सालों में 7,000 किलोमीटर सड़क बना है, 1 लाख से ज़्यादा गाँव को और छोटे छोटे सड़कों को बना करके जोड़ा गया है। तो ये सब बहुत आकर्षित करता है। जब आप बाहर जाके सक्षम हो रहे हैं तो आपका काम है कि आप बिहार आएँ और बिहार के विकास में योगदान दें, क्योंकि सिर्फ सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है। हर व्यक्ति का उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो सब बिहार के लिए और अपने ज़िले, अपने गाँव के लिए काम करें। अच्छा, ये कोविड काल में लोग एक दूसरे से मिलने से डरते थे, आपने 12,000 कोविड पेशेंट से मुलाकात कर ली, 50,000 घरों का दौरा कर लिया आपने, मतलब क्या सोचकर? आपको डर नहीं लगा उस दौरान की? देखिए, कोविड में तो लोग मतलब जो नॉन कोविड पेशेंट, मतलब पेशेंट नहीं है, उनसे भी लोग डर रहे थे मिलने से। नहीं, कोविड वेव 2 में मेरे घर में संभवतः सभी लोग पॉजिटिव थे, मैं बचा हुआ था, तो उन सबको रिकवर किया। उसके बाद मैंने देखा कि हमारे ज़िले सीतामढ़ी में दवा की जो है कालाबाजारी हो रही थी, लोगों को दवा नहीं मिल रहा था और प्रशासन पूरा कोशिश कर रहा था कि उस पर काम हो। तो उस समय एक नागरिक होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उस लड़ाई में अपना योगदान दूं। और हम लोगों ने नोएडा से, मेरा मेडिसिन का भी बिज़नेस है, स्टोर है अपना, तो सारे जितने भी हमारे दुकान पे मेडिसिन था सबको यहाँ नोएडा से यहाँ मंगाया और उसको बांटा। और जहाँ तक बात रही कोविड में, कोविड एक डर था और आपको सावधानी चाहिए था,
लेकिन भगवान का आशीर्वाद बना रहा मुझ पे, और मैं 12,000 से ज़्यादा लोगों से मिला, हॉस्पिटल में मिला, ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने ये मान लिया था कि उनकी मृत्यु निश्चित है और उनको बोला कुछ नहीं होगा। कई बार तो हम लोगों ने उनके सामने मास्क भी खोल दिया कि उनको थोड़ा सा विश्वास मिले, और वो विश्वास काम आया और वो लोग ठीक हो गए। ऐसे लाइव लोग हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, उनसे बातचीत होती है। तो कहीं ना कहीं कोविड एक मिथ है कि ये बीमारी है या एक डर है, ये क्या है, जो भी है। मुझे भी हुआ था कोविड इनिशियल स्टेज पे, लेकिन कोई ऐसा डर नहीं लगा और निरंतर रूप से हम लोग काम करते रहे हैं और कोविड ने ही हमें बदल दिया है पूरी तरीके से। अच्छा, ये युवाओं को जो आप अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं या प्रोत्साहित करते हैं, वो किस तरीके से, ये आत्मनिर्भर जो सेना है इसी के जरिए करते हैं ये? देखिए, युवा बिहार सेकेंड लार्जेस्ट यूथ है हमारे पास, और यूथ के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। जो यूथ पढ़ा लिखा नहीं है, जो आप कह सकते हैं कि एजुकेटेड नहीं है या इलिटरेट है या कम पढ़े लिखे, उनके पास बेरोजगारी नहीं है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेते हैं। समस्या आती है जो यूथ हमारे यहाँ ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट, उस डेटा भी रिलीज हुआ है, 43% से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जब आप उस पर रिसर्च करते हैं तो समझ में आता है कि जो उनका एजुकेशन सिस्टम है वो उनको व्यापार करना नहीं सिखाता। बिहार में हम सब सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब करना है, नौकरी से आगे सोच नहीं पाते। तो माँ बाप भी यही कहते हैं, हमारे माँ बाप भी कहते थे गवर्नमेंट जॉब करो। सीए क्या होता है, इसमें टैक्स घपला होता है, तुमको कुछ करना नहीं है। तो ये इमेज जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से लोगों का होता है कि आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी। तो आज के युवा में ये बहुत बड़े लेवल पर देखा जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको बता रहे हैं कि अगर आप जॉब करेंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे, तो आप एक जॉब खाएंगे किसी का। अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो आप जॉब क्रिएट करते हैं, आप रोजगार सृजन करते हैं। एक व्यापारी से कितना घर चलता है। एक दुकान आप खोलते हैं तो 5 लोगों को रोजगार मिलता है। तो आत्मनिर्भर सेना क्या करती है कि अगर आप रोजगार बिना किसी अनुभव के करते हैं, तो आपने देखा होगा कि चाहे सरकार आपको फंड दे दे, अभी सरकार ने बहुत सारा फंड दिया है युवा उद्यमी योजना के तहत, लेकिन वो फंड उन लोगों को भी मिला है जिनको कोई अनुभव नहीं था। अनुभव नहीं होगा, वो पैसा उनका ख़त्म हो जाएगा, कल उनका क्रेडिट रेटिंग ख़राब होगा, उनको किसी बैंक से लोन नहीं मिलेगा। तो हमारी संस्था ये काम करती है कि उनको ट्रेन करती है कि आपको व्यापार कैसे मैनेज करना है, आपको सेल कैसे करना चाहिए, आपको परचेजिंग कहाँ से करनी चाहिए, सॉफ्टवेयर कैसे मैनेज करना चाहिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे करना चाहिए। तो इन सब को लेकर के हम लोग वेबिनार चलाते हैं और वेबिनार पे उनको ट्रेन करते हैं। ये निरंतर रूप से पूरे बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी ये कार्यक्रम हमारा पिछले 2 साल से चल रहा है। उसके बाद जब उनको समझ में आता है रिसर्च होने के बाद कि ये बिज़नेस करना चाहिए, ये व्यापार मुझे करना चाहिए, तो आप मानेंगे नहीं, बहुत सारे युवा डेयरी फार्मिंग में आ गए हैं, बहुत सारे युवा एग्रीटेक में जा रहे हैं, एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आया कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। और आने वाले समय में जो एग्रीकल्चर है आपका, जो एग्रीटेक है, वही सबसे बड़ा उद्योग होगा और उसी पे सबको काम करना पड़ेगा। तो हम लोग निरंतर रूप से ट्रेनिंग के माध्यम से उनको, उसके बाद उनको फंड कहाँ से मिलेगा, गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट फंड कैसे लेना है उनको, उन सब चीज़ों पर करते हैं। अगर गवर्नमेंट फंड लेने में उनको दिक्कत आती है तो हम लोग अधिकारी से बातचीत करके उनसे फॉलोअप करके उनको दिलवाते हैं, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन ज़्यादा होता है तो वो उसको अप्रूव कर देता है। अगर आप 1 to 1 एक आदमी जाएगा तो थोड़ा दिक्कत करेगा आपको, लेकिन अगर ज़्यादा एप्लीकेशन एक साथ जा रहा है तो वो उसको अप्रूव करता है। अच्छा, जाहिर तौर पर आपके इस अभियान से युवाओं को फ़ायदा होगा तो वो आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन हर आदमी की कोई ना कोई प्रेरणा होती है। और आपने कहा भी कि आप बहुत गरीब परिवार से निकल कर आए और बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचे, तो आखिर कौन सी चीज़ थी जिसने आपको प्रेरित किया कि नहीं, हमें ये करना चाहिए? देखिए, सामाजिक जीवन में तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से देश के लिए काम कर रहे हैं, और जब वो बोलते हैं तो हर एक आदमी, हर एक भारतवासी हिल जाता है कि नहीं, देशभक्ति और आत्मनिर्भरता जिसकी बात हम लोगों ने कभी कल्पना तक नहीं करी थी। तो मेरे प्रेरणादायक हैं, उनसे सीखा है, और विवेकानंद जी को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। तो आत्मनिर्भरता जो वर्ड है वो बहुत पहले गांधी जी ने भी कहा था, ग्राम स्वराज की बात करी थी। तो उन्हीं सब के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं कि कुछ अपने गांव के, क्योंकि बोलना बहुत आसान है, तो हम लोग, और ख़ास करके चूँकि हम लोग एक गांव से आते हैं, तो कुछ करने के बारे में सोचा और अपने गांव को मैं स्मार्ट विलेज में अपने फंड से कन्वर्ट कर रहा हूं। अभी हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल बन रहा है और एक हमने अभी वोकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया है, और उसके अलावा हम लोग गवर्नमेंट स्कूल जो मेरे गांव का है, जहां मैंने पढ़ाई करी है, उसको भी अपनाने का काम किया है। अभी उस पर एप्लीकेशन दे रखी है, अभी सरकार की तरफ से फैसला बाकी है। तो इन सब इनिशिएटिव्स को ले रहे हैं ताकि और भी लोग जो हम लोग की तरह हैं, बहुत सारे लोग गांव से जा चुके हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रेरणा मिले और वो वापस आए और अपने गांव को स्मार्ट बनाने में मदद करें।
आपने युवाओं को कहा कि खुद अपना व्यवसाय करें ताकि बाकी लोगों को भी रोज़गार दे सकें, और प्रधानमंत्री आपके प्रेरणा है। तो ये बताइए कि इस इलाके में अगर उद्योग स्थापित करने की बात करें तो कहाँ पाते हैं इस इलाके को, इस क्षेत्र को, कितना आगे बढ़ पाया है, या फिर हम कहें कि पूरे बिहार की उद्योग नीति जो है वो आपको कैसी लगती है, या उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है? देखिए, जिस इलाके में हम लोग बैठे हैं यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है, और यहाँ पे अगर उद्योग होता आज तो प्लान नहीं होता। ये सच्चाई है कि सबसे ज़्यादा प्लान जो है गंगा इस पार होता है, और गरीबी भी गंगा इस पार है। तो बिहार में निश्चित तौर पर 2 बिहार का निर्माण होता गया है जी। और कहीं ना कहीं उसमें हम सबकी कमी है, सरकार तो एक उसका भाग है। तो उद्योग में अच्छी, अभी हमारे उद्योग मंत्री बहुत अनुभवी हैं, उनका बहुत लाभ बिहार को मिल रहा है। तो अभी इथेनॉल पे उन्होंने पॉलिसी दिया है, वैसे ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमें देनी होगी, और साथ में लैंड अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है उसको बहुत आसान करना होगा। और छोटे व्यापारी का अभी जो पॉलिसी हमारे है उसमें 5 करोड़ का कैपिटल चाहिए आपको, 50 करोड़ का आपका टर्नओवर होना चाहिए, और कई सारी जो लिमिटेशंस लगाई गई है, तो उसको हटा करके एक सिंपल प्रोसेस बनाया जाए कि आपको 1 कट्ठा 2 कट्ठा ज़मीन सरकार देगी और सस्ते दर पर दी। ज़मीन बहुत महंगा है अभी, ताकि छोटा व्यापार लगेगा ना, छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगा। आप इस मामले में चाइना, छोटे व्यापारियों के लिए भी सरकार ज़मीन मुहैया कराए। बिल्कुल छोटे व्यापारी को देखिए, अभी क्या होता है, जैसे अगर मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है तो मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली कि लैंड अलॉटमेंट में वेबसाइट पे जाकर देखूंगा तो 4 करोड़ की लैंड अलॉटमेंट सीतामढ़ी या मुजफ्फरपुर में दिखता है। तो 4 करोड़ कोई आज के समय में लगाने से पहले सोचेगा, जो छोटा कमाने वाला है, बैंक का लोन प्रोसेस है। तो अगर मुझे 200 मीटर का या 2 कट्ठे का लैंड मिलता है तो उसमें मेरे लिए आसान होगा बिजनेस को टेस्ट करना कि ठीक है चल रहा है नहीं चल रहा है, मार्केट इतना बड़ा है हमारे यहाँ। साथ में टैक्स इंसेंटिव्स देनी होगी आपको कि भाई आप आओ, आपको टैक्स नहीं देना है, और आप उन्हीं लोगों को स्कीम्स दीजिए जो कैपेबल है, जिनको अनुभव है पहले से। बिल्कुल, क्योंकि पैसे बांटते जाएंगे, सरकार बांटती जाएगी तो टैक्स पेयर का पैसा खत्म हो जाएगा एक न एक दिन। तो उन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, और साथ में ही हमें 1 विंडो क्लियरेंस करना होगा। और जो मैंने आपके पहले के कार्यक्रम में भी कहा है कि जो डीएम है या जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनका काम विकास जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। इंडस्ट्री उनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्री के लिए एक अलग से अथॉरिटी बने, डिस्ट्रिक्ट वाइज जहाँ भी क्लस्टर बनाना है, हमें उद्योग क्लस्टर बनाना है, वहाँ पर उस क्लस्टर में इंडस्ट्री के लोग हो, और वहाँ पर पॉलिसी फ्रेमिंग हो। और 1 विंडो का मतलब है कि आप जाओ, एप्लीकेशन भरो, आपको लैंड अलॉटमेंट मिल जाए। तो ये सब काम करेंगे तभी हो पाएगा। अच्छा, मैं सबसे ये पूछता हूँ पलायन को लेकर, और चूँकि आप युवाओं को लेकर बात कर रहे हैं कि बिहार में यूथ बहुत हैं, बड़ी संख्या है, वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं बिहार के विकास के लिए, लेकिन आखिर कहाँ हम पिछड़ गए? आपको क्या लगता है, जब हमारे पास मानव संसाधन इतने ज़्यादा हैं और हम दूसरे प्रदेशों को विकसित कर पाते हैं, फिर क्यों पलायन को नहीं रोक पाए? देखिए, पिछड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है, जो 59 वर्षों में जो एक गैप क्रिएट हुआ था वो आप 16 साल या 20 साल में नहीं भर पाएंगे। आपके घर के सामने कोई खान के चला जाए और उसको बोले कि आप मिट्टी भरो, तो भरने में समय लगेगा। तो कुछ भी नहीं था बिहार में, ना स्कूल था, ना एजुकेशन था, ना कोई सिस्टम था, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर था। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ है। अगला 5 साल 10 साल जो है, मुझे लगता है कि बिहार सरकार के पास काम करने के लिए सिर्फ इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम हो गया है। तो हम पिछड़े नहीं हैं, अब अपना जो गैप है पीछे का उसको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, और सरकार के इरादा बहुत साफ है। और उस पर आप सबको पता है कि बिहार की जो रेटिंग है, बिहार का जो जीडीपी है आज 10% से ऊपर चल रहा है। इंडिया का जीडीपी 10 से नीचे है, लेकिन बिहार 10 से ज़्यादा रहा है हमेशा। कोविड-19 के समय में भी जीडीपी हमारा अच्छा रहा है। तो इतनी सारी संभावना है। युवाओं को हमें एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करना होगा, क्योंकि जो आज हम पढ़ते हैं वो ब्रिटिश के टाइम का सिस्टम है। ब्रिटिश वाली शिक्षा आज नहीं पढ़ सकते। हालांकि अभी हाल फिलहाल में ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिया गया है, तो वो जब इम्प्लीमेंट होगा तो अगले 10 से 15 सालों में हमें कुछ और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि स्मार्ट सिटी परियोजना, चूँकि क्या आपको लगता है कि हम इतने विकसित हो गए, हम स्मार्ट सिटी की बिहार में भी बात कर सकते हैं का, या उसकी जो गति चल रही है वो ठीक चल रही है? लेकिन निश्चित तौर पर स्मार्ट सिटी तो समय की रिक्वायरमेंट है। अगर सिटी स्मार्ट नहीं होगा तो इन्वेस्टर नहीं आएगा आपका, और दुर्भाग्यवश बिहार को स्मार्ट सिटी कम मिला है। तो इसके लिए हमें लड़ना होगा कि हमें और स्मार्ट सिटी मिले। और जब कोई नई चीज़ करते हैं तो गलतियां होती हैं, लेकिन इरादे हैं, और उस पर आप वेबसाइट पर भी जाके देखेंगे तो निरंतर रूप से काम हो रहा है, डिले है उसके ऊपर। साथ में ही स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट विलेज का जो क्लस्टर है, जिसमें 300 विलेज सिलेक्ट किया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसमें बिहार को बहुत कम स्थान मिला। और साथ में ही जो पूर्णिया और इधर सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर वाला इलाका है, उसमें सिर्फ समस्तीपुर के कुछ गाँव को मिला है। तो ये चूँकि जो डेवलप एरिया है पटना साइड का, उनको मिला।
तो इधर भी सामान्य जो है इधर भी मिलना चाहिए, ताकि गांव विकसित होगा तभी शहर की आप कल्पना कर सकते हैं। जी। गांव के बिना आप भारत में अब खास करके बिहार में 80% ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं। तो गांव का विकास नहीं होगा तो शहर कभी नहीं हो पाएगा। और शहर में लोग रहते कौन है जो अफोर्ड कर पाते हैं? हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा नागरिक सब तो गांव में ही रहते हैं। तो स्मार्ट विलेज पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए मेरे नज़रिए में। चलिए, उम्मीद करते हैं कि स्मार्ट विलेज पर सरकार का भी फोकस रहे और आप जो अपने स्तर पर कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आत्मनिर्भर सेना के संस्थापक श्री नरेंद्र कुमार जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करें।